ये आपको कुछ बता देते हैं। डेटा सबसे पहले आपने अपलोड कर लिया होगा, जैसे कल हमने पढ़ा था आउटलायर डिटेक्शन। ये डेटा को यहाँ से अपलोड कर लेना है, अपलोड कर लेना जस्ट। अपलोड हो गई, यहाँ से इसको कॉपी पास कर ले। अच्छा, इसका देखो बेटा सीएसवी है, इसलिए हमें रीड सीएसवी मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, और यहाँ पे देखिए ये हमारी डेटा लेट से आपके सामने वो देख रहा है, ये डेटा है हमारे सामने दिख रहा है आपको, ये डेटा है, इस पर इसमें भी वर्क करना है ना। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो, वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, वी हैव अ टोटल 418 रो एंड 12 कॉलम लेट्स से। एंड अब यदि ध्यान से देखो तो ये हमारे डेटा, इसके अंदर सारे देखो, कुछ डेटा के अंदर नल वैल्यूज है, जैसे हमारे फेयर के अंदर नल वैल्यूज है और केविन के अंदर नल वैल्यूज है। इस नल वैल्यूज को फिल करने के लिए पहले क्या देखोगे आप, सी बॉन्ड से आप प्लॉटिंग कर लोगे मैंने, और फिर उस यहाँ पे जैसे आपको मैंने कल कल क्लास में करके दिखाया था, पहले ये दोनों कॉलम में आप प्लॉटिंग करके देख लोगे, यदि कॉलम के अंदर नल डुप्लीकेट और ब्लैर हुए तो आप क्या यूज करेंगे, यदि आउटलायर हुए तो हम क्या यूज करेंगे, मीडियन फिल करने के लिए, यदि नहीं हुए तो मीन यूज करके, है ना। यही करना था हमें, यही आपको भी करना है क्लास, ठीक है। अब ये चीजें आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा घर से। मैं अभी एक और डेटा, आप एक चीज और समझने वाला हूँ, जो कल की डेटा पे काम कर रहे थे, उसी डेटा पे फिर से मैं समझा रहा हूँ, कुछ चीजें और एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो देखिए उसमें है क्या करना, चलिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे प्रीवियस जो डेटा थी हमारे पास, कैंसिल डेटा सेट, उसी को फिर से लोड कर लेते हैं। लेट्स इस डेटा को फिर से लोड कर लेते हैं आपके सामने, और इसी पे काम करते हैं, कल की क्लास में कर लेते हैं, आपको याद होगा इस डेटा में हमने कल की क्लास में काम किया था। तो अब इसमें यदि देखो, आप देखो, जैसे लेट्स से कि देखो कल की क्लास में जहां से मैंने ड्रॉप किया था वहीं से आगे बढ़ता हूँ, वही सेम डेटा लिया हूँ, सेम डेटा देखो आपके सामने, सेम वही सेम कल की क्लास में लिया। तो आप ध्यान से देखो, इस डेटा के अंदर टोटल कितने रो एंड कॉलम है, 563, और ये मैंने कल समझाया था, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में किया था। और अपने डेटा के अंदर से ये सारी डुप्लीकेट वगैरह डिलीट करके यहाँ तक पहुंचे थे। और डेटा के अंदर से भी हमने दो दो काम किया है, क्या क्या, पहले हमने डेटा को, अपने डेटा के अंदर से नल वैल्यू को हटा दिया, और दूसरी चीजें नल वैल्यू को हमने हैंडल कर दिया, डन। दूसरी चीजें हम अपने डेटा के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यू हटा दी, डन। अब एक चीज और है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे एक चीज और देखो आप सभी लोग, जैसे ये आपके सामने तो दिख रही है ना डेटा, कि जो आपके हमें जो कॉलम जो दिख रहा है आपको, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करके जो दिख रहा है आपको कॉलम एम, और इसके अंदर देखो कितनी यूनिक कैटेगरी है, जो मैं दिखाऊँ आपको, लेट्स से कि इसके अंदर कितनी यूनिक कैटेगरी है, तो डीएफ ऑफ दिस वन डॉट यूनिक वैल्यू, है ना, डॉट। ध्यान से देखो इसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यू है, दो है। अब इस जैसे हमें यदि मशीन लर्निंग मॉडल लगाना हो इसमें, या वट एवर एक्शन करना हो, तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो डेटा है ना, उसके डेटा टाइप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ध्यान से देखिए, हमें इसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसे हमें बेसिकली, देखिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इसमें फ्लोट या इंट में। देखो ये अलाउड होते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में हम किसी भी तरह के एनालाइजेशन नहीं कर पाते, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में नहीं लग पाता। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताओ, ऑब्जेक्ट, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट या फ्लोट में। तो इंट या फ्लोट में यदि कन्वर्ट करोगे तो हम ये कर सकते हैं कि जहां पे भी एम है वहां पे हम क्या करें, वन, और बी की जगह पे जस्ट एग्जाम्पल जीरो रख सकते हैं। तो डेटा वही रहेगी, बस उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल है ना। इसको करने के लिए मल्टीपल वे है, जिसमें एक तो तरीका हमने पांडाज में जब पढ़ा रहे थे तो हम बताऊंगा आपको क्या यूज कर सकते हो। जिस कॉलम में चेंजिंग करनी है उस कॉलम को नेम दे दो, जैसे मैं लेट से
लास्ट पहले हमने पांडास ही तो पढ़ाया, तभी तो ये सब पढ़ा रहा हूँ, बिना पांडास पढ़ाए कैसे पढ़ा दूंगा ये सब। स्टैटिस्टिक क्लास वाले से पहले हम पांडास ही तो पढ़ाया था जिस दिन आप नहीं आए। एक दिन में सारा नहीं, उतना उतना जितना हम जो तो पांडास में हो रहा है, वो तो पांडास में हो रहा है। डॉट रिप्लेस, डॉट रिप्लेस क्या रिप्लेस करना है उसका नाम टू रिप्लेस। पहले ये बता दो क्या क्या रिप्लेस करना है। रिप्लेस इक्वल टू एम, एम को रिप्लेस करना है, और जिसको रिप्लेस करना है बी को, ये रिप्लेस, इसकी जगह भी क्या वैल्यू रखनी है बता दो। तो वैल्यू इक्वल टू 1,0 ये लो ऐसे। तो जहाँ पे एम है वहां पे 1 आ जाएगा, और बी है वहां पे 0 आ जाएगा, है ना। देखो ये इस तरह से मूव कर जाएगा, पूरी डेटा ऐसे दिख जाएगी, है ना। वन देखो डायग्नोस्टिक में सबसे पहले क्या कहेंगे, सिम की जगह पे क्या दिखने लगेगा, 1 1, है ना। और इसको रियल डेटा में चेंज करना है तो क्या करना होगा, रियल डेटा में चेंज करना है तो क्या करोगे यहाँ पे, इक्वल टू दिस, ये वैल्यू यहाँ पे पूरी वैल्यू रिप्लेस होगी, कहाँ स्टोर हो जाएगी जाके। तो एक तो तरीका ये है, बट एक चीज देखो, इसमें जितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज होंगे तो 1 बाई 1 करना पड़ेगा, है ना। जैसे लेट से कि 5 कैटेगरी, 5 बार लिखना पड़ता है वैल्यू मैनुअली, है ना। 10 कैटेगरी होता है, 10 बार लिखना पड़ता है। तो इसलिए लोग इसे तो यूज करते ही हैं, इससे ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से यूज और करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दैट वन इज द इन लेबल इन कोडर। हम क्या करेंगे, देखो हम वी हैव अ लाइब्रेरी, हम सिंपल इसके लर्न का वो यूज करेंगे, इसके लर्न डॉट प्रोसेसिंग कोड लेबल इन कोडर। ये जो लाइब्रेरी है ये क्या करेगा आपको, इसके फ्रॉम सॉरी बेटा, ये फ्रॉम स्केलर एक्चुअली, स्केलर हमारी लाइब्रेरी जैसे सीबॉन लाइब्रेरी की इनपुट लाइब्रेरी। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, एक थ्री बटन कुछ भी ले सकते हो, इनपुट लेबल इनपुट, है ना। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसको इसके अंदर इसको पास करो। जैसे लेट्स से इस कॉलम को मैं डायग्नोसिस करना चाहता हूँ, सिंपल ऐसे लिखो तो इनपुट जो है, इनपुट डॉट फिट ट्रांसफर, ये मॉड्यूल है, और इसके अंदर इसको पास करो। ये हमारा लाइब्रेरी है, जिसका काम क्या होता है, लेबल इनकोडर एक्चुअली, जैसे पांडास सीबॉन लाइब्रेरी है पाइथन का, उसी तरह से हमारा क्या है ये क्या है हमारा, उसी तरह से ये लाइब्रेरी है, जिसका काम क्या होता है, बस यही मेन काम होता है। जहां पे भी ऐसे वैल्यू है, उस वैल्यू को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका काम है ट्रांसफॉर्म करना। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, उसमें सर न्यूमेरिकल को देगा, जिसे उसमें सपोज करो कि 4 कैटेगरी होता है, लेट से कि ऐसे कैटेगरी होता है जैसे एम, एफ और एन, ऐसे लेट से ऐसे होता है। तो ऑटोमेटिकली एम को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, एफ को एक वैल्यू देगा, और एन को कोई एक वैल्यू देगा अपने खुद से, हाँ। तो डेटा बस ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा कैटेगरिकल जो कैरेक्टर डेटा टाइप था, और कैरेक्टर को हम टेक्निकली ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को इसमें कन्वर्ट कर देगा इंट डेटा टाइप, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये आप खुद से बता रहे थे, इसमें इसमें आपको देने बस यही जो काम ये लाइन कर रहा है ना, तो इसमें जैसे देखो 2 कैटेगरी चाहते तो आसानी से कर लेंगे। अब लेट से कि 10 कैटेगरी होता तो 10 को बताना पड़ता 1 2 3 4 5। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि ये मैनुअली यूज ना करके ये क्या यूज करते हैं, ये वाला लाइब्रेरी। एक लेबल एनकोडर क्या है, सिंपल ये समझो, एक लाइब्रेरी पाइथन की लाइब्रेरी है, इसके लर्न के अंदर इंटीग्रेट है, जिसका काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को इंटीजर में ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट, बस। क्योंकि नहीं, हाँ सभी इंटीजर वैल्यू है, और स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स है ना, वो न्यूमेरिक ये ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, अभी हम जस्ट करके दिखाएंगे। किस पे काम करता है, या तो इंट पे या तो, देखो पहले लाइब्रेरी ने इंपोर्ट किया, फिर यूज किया, जो भी यूज करोगे ना पहले उसको इंपोर्ट, जैसे देखो
लिखना पड़ेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी में पहले इंपोर्ट करें तब ना यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह से ये जो लाइब्रेरी है पहले से इंपोर्ट कराओ, फिर इसे यूज करो। एक्चुअली ये रटने की जरूरत नहीं है, जब काम करते करते ना ये जरूरत तो हर एक दिन पड़ेगा, डेली बेसिस अरे नहीं, वो एमपीडी तो हमने इंपोर्ट कर ली। पे। हाँ, ये एमकोडी को लेबर एनकोडर ये दिया करना ये पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ। ये हमने खुद दिया है। हाँ, ये वेरिएबल का नहीं कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये यही रख दो। ये सेम रहेगा इसको हम इसका कुछ भी डीएफ डीएफ कुछ भी रख दो। जैसे हम लोग हाँ, वो है सिंपल। हाँ, इनपुट जस्ट एक वेरिएबल है जिसका लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मैं डेटा को डायग्नोसिस करती हूँ। देखो, जैसे ही कोड को रन कराओगे, देखो लोग कोड रन कर गया हमारा। कोड को रन करते हैं, ध्यान से देखो। अब यदि मैं डेटा आपको दिखाऊं, इस डेटा के अंदर देखो, जो डेटा देखो, अब पहले ये था एम और बी में था, देखो था ना। अब इसने कन्वर्ट किसमें कर दिया, समझ गए। इस ये चाहे कितने भी तरह की कैटेगरी होता, उसको ये इसका यही काम। ठीक है। अब देखो एक और प्रॉब्लम है क्या, डीएफ डॉट इन्फो करके दिखाता हूँ एक चीज और। देखो इनको करो। देखो हमारे कॉलम में इस डेटा के अंदर देखो कितने नल वैल्यू है, देखो यहाँ पे अननेम्ड के अंदर कितने वैल्यू है। मतलब यहाँ डेटा डीएफ डॉट इनको यदि मैं करता हूँ तो क्या होता है कि ये सिर्फ क्या बताता है, वैल्यू। तो सभी में हमारा सेम वैल्यू देखो 5 6 तो इसके अंदर कितनी वैल्यू है, 0। तो ये पूरी कॉलम क्या है, इस कॉलम की कोई जरूरत है हमें, बताओ नहीं। इस कॉलम को हम सीधा क्या करेंगे, इस कॉलम और ये कॉलम आईडी, दो कॉलम की जरूरत नहीं। आईडी जो कॉलम है उसकी फिलहाल हमें नहीं देंगे, कि आईडी का भी यहाँ पे एनालाइजेशन नहीं हो सकता। एनालाइजेशन नहीं होगा, मतलब एनालिसिस नहीं कर, हम सिर्फ इन आईडी का यूज कब क्यों कर रहा है, डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए। तो ये स्टोर तो हो रखा है, हमें एनालाइजेशन करनी है, तो आईडी के भी नहीं कर सकते। तो हम आईडी को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, तो कॉलम को, तो कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हम क्या यूज करते थे, डीएफ डॉट ड्रॉप। और यहाँ पे कॉलम का नेम पास करते जो जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड है। एक तो हमें कॉलम डिलीट जो करना था उसका नाम था अननेम्ड, देखो यहाँ पे अननेम्ड। और एक कॉलम डिलीट करने के लिए जो जो कॉलम डिलीट करना है। देखो यदि एक कॉलम डिलीट करना हो तो ऐसे लिख देते हैं, यदि दो जितने मल्टीपल कॉलम है तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। देख रहे हो ना आप, डबल सिंगल कोट या डबल कोट के। अब जितने भी कॉलम होते हैं ना वो एक्सेस वन, एक्सेस क्या लिखूं। अब हाँ, अब क्या होगा कि ये जो हमारी डेटा थी ना डीएफ, ये जो डेटा थी, ये जो डेटा थी इसके अंदर से दोनों कॉलम, ये वाली कॉलम और कौन सी कॉलम डिलीट किया, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, है ना। देखो रन करा के, देखो चल गया कमांड, तो एरर नहीं है हमारा। ये दोनों डिलीट आपको देखो, हाँ, इसके पहले था आईडी वो भी डिलीट हो गई, देखिए ये भी डिलीट। ये बहुत है ये टेबल में लगाना है। तो हेड का मतलब होता है टॉप, मतलब डेटा देखो रो नंबर के 10 दिखा रहे थे। यदि आपको 10 डेटा देखने थे यहाँ पे क्या पास, हमेशा टॉप से दिखाएगा। इसी तरह से एक मॉड्यूल होता है टेल, क्या करता है bottom से। समझ गया है। ये तो आप इनको हम सीक्वल की इंफॉर्मेशन बताइए, डिस्क्राइब करना, जैसे टेबल डिस्क्राइब लिखते हो ना, तो क्या करता है पूरे टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, डेटा नहीं। हाँ, तो उसी तरह से इनको का काम क्या है, टेबल को मतलब डेटा सेट को डिस्क्राइब कर, बस यही सेम काम, जैसे सीक्वल डिस्क्राइब। हम्म, ये तो वही है, ये वाली, ये तो वही सेम का किया है। ये मॉड्यूल है जिसकी ये लिखोगे तभी ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, ये फिट ट्रांसफॉर्म। हाँ, ये कोड जो वेरिएबल ये बनाए हो ना, ये फिट ट्रांसफॉर्म किसको करवाएगा, जिस कॉलम को, हाँ जिसको, और फिर उसी कॉलम में स्टोर करा दो। तो ये हमारा कॉलम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो फिर वो दिखाएगा सिर्फ आउटपुट, डेटा में चेंज नहीं। हाँ, नहीं ये चीज। अब देखो ये डेटा हमारी हो गई। अब हम एक चीज और देखे थे, आप देखो याद करो, कि हमारा जो टेक्सचर बिन था इसके अंदर आउटलायर था, कल की क्लास में पढ़े थे। जैसे आउटलायर को चेक करना हो तो हम क्या यूज करते थे, एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट, और जिस कॉलम में लिखना था उस कॉलम को देखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डीएफ डॉट टेक्सचर में, ये रहा हमारा
देखो लग रहा है ना कि लाइब्रेरी नहीं समझ आ रही है। एक बार मैं 2:30 बजे से हमारी एक बैच फिर से मैं बना के उसमें सिर्फ लाइब्रेरी समझाता। अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो और हम लाइब्रेरी पॉइंट आर नंबर 5 जो नहीं समझ आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से करो। ये वीकेंड अगले वीकेंड के 2:30 से रखें। 2:30 से 3, 2:30 से 3, 2:30 से 3 पढ़ा के सुना, है ना। अब मैं कोशिश तो किया था कि उसमें आ जाऊंगा मॉर्निंग का टाइम, बट मॉर्निंग में मैं आता हूँ 9:30 बजे, फिर बच्चे ही नहीं आते तो मेरा आना ना आना कोई मतलब नहीं रहता है। मैं सोचा था कि 9:30 से पहले 10 पढ़ा दूंगा लाइब्रेरी और फिर 9 से 10 से ये पढ़ाऊँ। देखो इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि डेटा के अंदर आउटलायर है। तो अब देखो अब आउटलायर है तो इस वजह से जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो क्या दिखा रहा है। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जैसे कल की क्लास में देखे थे, डायग्राम करके दिखाया था। तो हिस्ट प्लॉट इस कॉलम का ड्रा करके देखो, हिस्ट प्लॉट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रा करके देखो इस कॉलम में। देखो देखो कैसे दिखा रहा है, इस पे एक मॉड्यूल होता है KDE कर्नल डेंसिटी फंक्शन इक्वल टू ट्रू कर्नल। ये क्या करेगा, इस पे एक लाइन जाता हुआ दिखेगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और क्या है। दिख रहा है ना, ये डेटा ऐसे ही ड्रा करता था ना मैं। इस डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी क्या है बताना एक बार। 18 होगा, अप्रॉक्स 18 होगा, है ना। तो ये और डेटा कहाँ तक सेपरेट है, 40 तक, है ना। तो ये डेटा किसके अकॉर्डिंग बता रहा है, इस आउटलायर के रहते। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर की जो आउटलायर है इस डेटा को क्या करूँ, आउटलायर को ठीक करूँ। इस आउटलायर को ठीक करने का एक तरीका होता है, जेडस को यूज करते। क्या यूज करते हैं, जेडस। देखो जेडस कोड काम कैसे करता है पहले वो समझाओ फिर इसका। यही जो कर रहे हो आउटलायर से थोड़े डेटा क्लीनिंग में 4-5 काम किए हो ना, क्या क्या किए इसमें से, डुप्लीकेट डिलीट किए, फिर हमने और क्या किया, नल वैल्यू को हैंडल किया, देखिए करके वो वही नहीं है, इसके बाद एनालाइजेशन होता है। तो फ्लोट चार्ट देख रहे हो, ऐसा नहीं होता कि सीधा चार्ट बना, पहले डेटा क्लीनिंग होती है तब फ्लोटिंग होती है, और क्या। पहले फ्लोटिंग कैसे कर सकते हो, पहले डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोटिंग करना पड़ेगा। तो देखो हम बात कर रहे थे जेडस को, है ना। जेडस को बेसिकली क्या करता है समझिएगा ध्यान से। जेडस को आपके डेटा से अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक आपके डेटा के अंदर से जो आउटलायर्स है, जो एक्स्ट्रा रेंज में जो वैल्यू है उसको टैग। जैसे हमारी डेटा 10 to 100 के बीच में थी, इससे बाहर की डेटा है उसको हैंडल करने में हेल्प करता है। सो जेड स्कोर पढ़ने से पहले कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, फिर मैं जेड स्कोर क्या कुछ चीज और जानने की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वी नीड टू लर्न अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। Now I am discussing about measure of dispersion. What is the meaning of measure of dispersion? Anyone know? What is the measure of dispersion? Dispersion क्या होता है आप बताओ? What is the dispersion? डिस्पर्सन मतलब होता है स्प्रेड एरिया, है ना, बिल्कुल सही। हाँ स्प्रेड, कितना ये स्प्रेड हो रहा है। तो मेजर आपको, आप जैसे लेट से हमें डिस्पर्सन किसका चेक करना है, अपने डेटा सेट का। तो देखो ये डेटा सेट है, लेट से हमारे पास ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट था, सब कुछ लुक लाइक ऐसा था। इसकी जो स्प्रेड एरिया है यही तो है, यस और नो। दूसरा जो डेटा है उसका स्प्रेड एरिया समथिंग लाइक दिस ऐसे है। तो इन दोनों में किसका, कौन ज्यादा मतलब किसका डिस्पर्सन ज्यादा है, तो वो चेक करने के लिए हम पढ़ते हैं। ऐसे भरभली देख के नहीं बता सकते, हो सकता है कि इधर फैला हुआ हो टॉप पे नहीं। दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ, में चेक करना है कि कोई डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। तो किसी भी पर्टिकुलर डेटा का डिस्पर्सन चेक करने के लिए हमें दो तरीके, आइदर वी कैन यूज वेरिएंस
we can calculate variance, या either we can calculate central tendency, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन। या तो हम वेरिएंस के थ्रू कर सकते हैं या तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। दोनों के नहीं, दोनों का अलग अलग ही। वेरिएंस का अलग से है। तो एक एक करके समझाता हूँ कैसे वेरिएंस कैसे क्या हेल्प करता है। हमारा पॉपुलेशन का जो है, देखो हमारे पॉपुलेशन के अंदर भी एक पॉपुलेशन का भी डिस्पर्सन चेक करना हो सकता है और सैंपल का भी चेक करना हो सकता है। ये सब लोग बताओ, सब लोग बताओ क्या ये एग्री वाली स्टेटमेंट से। तो जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है, पॉप वेरिएंस, उसका जो नोटिफिकेशन होता है सिग्मा स्क्वायर, लिख लेना बेटा। और जो सैंपल वेरिएंस होता है, सैंपल वेरिएंस होता है, इसका जो नोटेशन होता है इस स्क्वायर, है ना। तो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है उसका नोटेशन सिग्मा स्क्वायर होता है और इसका इक्वेशन होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। ये हुआ वेरिएंस का इक्वेशन, ठीक है। ये एक्स आई क्या है बताना, डेटा पॉइंट, और म्यू क्या है बताओ सब लोग, म्यू क्या है हमारा पॉपुलेशन में। वेरी गुड, ये मीन ऑफ पॉपुलेशन। और यदि इसी सेम फार्मूले को सैंपल के लिए यूज करो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस। समझ गए नहीं समझ गए। अब देखो ये क्या है बताना, एक्स बार क्या है, मीन ऑफ सिंपल ऑफ सिंपल मीन, परफेक्ट। बिल्कुल समझ सही देखो, सिंपल मीन। और एक्स आई क्या है हमारा डेटा पॉइंट्स, है ना। तो देखो आप, यदि हमें सपोज दो, वॉटेवर दो डेटा सेट है, दो यदि पॉपुलेशन है तो उसका सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करके देख लो। यदि सैंपल है तो उसका, यदि दो डेटा सेट का वैल्यू जिसका भी ज्यादा होगा उसका डिस्पर्सन ज्यादा होगा, सिंपल। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे लेट्स से मैं करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। लेट्स ये डेटा सेट था हमारा, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे थी, 2 लेट्स से 6 4 2 8 4 6, लेट्स से ऐसे, ठीक है। और एक डेटा सेट थी हमारी जिसकी डिस्पर्सन कुछ ऐसी वैल्यू। तो समझ गए, ये डेटा सेट दोनों को कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो लेट्स सी हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन। इसमें देखो ये सब क्या है हमारे एक्स है, और इसका सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बताओ, म्यू करना पड़ेगा ना। ये सब सब लोग बताओ। तो इसको यदि हम समझे थोड़े तरीके से, तो एक्स आई जो है हमारा ये है 2 4 6 4 2 8 4 6। तो म्यू एक्स आई माइनस म्यू, म्यू कितना है बताओ, म्यू इसका कितना होगा बताओ, फटाफट सॉल्व करके सब लोग, म्यू क्या हो जाएगा, म्यू क्या होगी वैल्यू बताओ, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोग हाँ बोलो। हम्म, छुट्टियां वगैरह। तो कितना 4 पॉइंट कितना आ रहा है, 4.5। हाँ तो आप 4.5 या 4 लेके चलते हैं ना, एक बार कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। मैं 4 लेके चलता हूँ, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, जस्ट लेट से म्यू तो सबके लिए सेम ही होगा ना, म्यू तो जितने भी डेटा सबके लिए सेम ही होना है ना। म्यू तो पूरे के लिए सेम होगा ना बेटा, ये समझ में आया नहीं है बता, पहले ये बताओ, म्यू तो सभी के लिए सेम होगा ना जितने भी डेटा पॉइंट है। अब एक्स आई माइनस म्यू निकालो सबका। तो एक्स आई कितना है, 2 माइनस का कितना हो जाएगा, -2 0 2 0 -2 है ना। अब क्या निकालना पड़ेगा मुझे बताओ, नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर करोगे, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव पे 4 हो जाएगा, ये जीरो भी लग जाएगा। ये आ गया हमारी वैल्यू, है ना।
अब देखो इसका क्या था, नेक्स्ट काम क्या है, देखो एक समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बी। एक्स आई माइनस बी का स्क्वायर तुमने निकाल लिया, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है, समेशन। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन ना, सबका सम कर तो कितना हो जाएगा, इससे कितना, 25, 32 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब तुम्हारी कितने, तो भाई देखो ये जो है ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर किसका, इसका है ना, इसका सिग्मा स्क्वायर कितना है बताओ, 4 आया। इसका सिग्मा स्क्वायर निकालो कितना है, बस चेक करो तो आप क्या सोच पा रहे हो, क्या इसका सिग्मा स्क्वायर कितना है बताना सोच के तुम। इसको सिग्मा डैश कर दो, इसका सिग्मा 1 डैश, जस्ट नाम चेंज करने के लिए देखिए, देखो तो किसका क्या कितना हो जाएगा बताना सब लोग। इतना इसका कितना है? नहीं, इसका डिफरेंट आएगा, देखो बताओ कितना है, सोच के बताओ। तो आ जाएगा इसका, कैलकुलेट करके देखो, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, देखो एन जो होगा तो देखो इसका करके देख लो, यदि समझ नहीं आ रहा तो करके देखो। एक्स आई हो गया हमारा क्या, ये सब पूरी वैल्यू 4 4 4 4 4 है ना, पूरी में सारी वैल्यू, और म्यू कितना हो जाएगा बताओ, म्यू इसका कितना हो रहा है, म्यू 4 आ गया, तो सभी के लिए तो सेम वैल्यू आ गई, 4 4 4 एस, एक्स आई माइनस म्यू करो, सभी में जीरो, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर करो तब भी जीरो, और जीरो कोई भी नंबर से डिवाइड करो पूरे नंबर क्या हो जाएगा जीरो, इसका कितना हो गया जीरो। तो अब बताओ यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डेटा का डिस्पर्सन किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा स्प्रेड हुआ है, क्लियर पता चलता है जिसका वेरिएंस ज्यादा है ना। एक चीज और यहाँ से एक चीज और समझ में आता है, देखो ये वेरिएंस थ्रेशोल्ड ये क्या बता रहा है, जिसको टेक्निकली समझो तो ये बता रहा है कि आपस में ये जो डेटा सेट है एक दूसरे से कितना डिफरेंट पे है, यही ना बता रहा है हमारे डेटा सेट के अंदर, जो ये जो हमारी डेटा सेट है, इन सभी डेटा सेट आपस में कितने एवरेज डिस्टेंस पे हैं, 4 यही बता रहा है बेसिकली। जैसे इसको जब देखो, इस थ्योरेटिकली तो समझ में आ ही रहा हो, प्रैक्टिकली देखो मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे देखो एक ग्रुप था, जो कुछ ये थे, कुछ लोग ऐसे, लेट्स से कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे, सपोज करो कुछ ऐसे थे खड़े यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे थे, लेट्स से कुछ ऐसे, ऐसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे खड़े थे, नंबर ऑफ पर्सन सेम ही था, समझना, इसको समझ जाओगे तो उसको समझ जाओगे। देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस था ना, वो जो भी रहा हो, जो जो भी आपस में डिस्टेंस रहा हो, बट इनकी जो एवरेज डिस्टेंस है बीच की, वो रहा हो समझ लो 3, और इसके एवरेज जो सभी के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है एक दूसरे से जो डिस्टेंस पे है, वो लेट्स से 2 है, तो कौन ज्यादा एरिया कवर करेंगे, जिनका डिस्टेंस ज्यादा है, ये मतलब एक दूसरे से जितने डिस्टेंस है वो ज्यादा एरिया कवर करेंगे ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो यही वैरियंस क्या बताता है कि आपके जो कॉलम के अंदर डेटा कैसे एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, मतलब कौन ज्यादा स्प्रेड होता है, समझ गए ना। तो इससे जिन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो देखो जब इंटरव्यू बैठोगे ना तो वो डेटा सेट देगा, अब वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, म्यू दे देगा, एन दे देगा, सिग्मा स्क्वायर देगा, और भी चीजें एक्स बार दे देगा, बहुत सारी चीजें दे देगा, नंबर ऑफ एन देगा, तुम कुछ मत देखो, दोनों का अगर इसका कंपेयर करो सिग्मा, हाँ, यदि दो सिग्मा स्क्वायर जाओ, एक सेकंड, दो डेटा सेट का सिग्मा स्क्वायर को कंपेयर करो, जिसका सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, उसका डिस्पर्सल एरिया क्या होगा ज्यादा। हाँ आप बताइए क्या करें, कभी नहीं, जैसे ये तो कभी कभी गिवन होगा, कभी कभी निकालनी पड़ेगी, जनरल इंटरव्यू में ना ये चीजें गिवन देंगे, और आपको बस चेक करना, देखो ये हमें ये सब चीजें मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है, सारी चीजें हमारी लाइब्रेरी करके देती है, हमारे फाइलों की लाइब्रेरी में भी एक सेकंड में सब कुछ कैलकुलेट करके देती है, बट आपको इंटरव्यू में पता अभी बता दो। ये सब इंटर, हाँ, हम्म, हाँ, मैं ये बता रहा था, जैसे हमारे पास दो 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 ग्रुप है, दोनों में पांच नंबर ऑफ परसेंट सेम ही है, बट ये जो ग्रुप है इसमें इनके आपस में जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, वो क्या है ये नहीं मैटर कर रहा है, इनकी जो एवरेज डिस्टेंस है ना, मतलब एक दूसरे के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस मैं निकाला हूँ, वो कितना है 3। अब देखो ना बेटा टेक्निकली इसको समझो ना, तो वेरिएंस ओवरऑल क्या है,
एवरेज ही तो है, देखो ना एवरेज ही तो निकाला हुआ है, सब पूरे पॉइंट के बीच का एवरेज निकाला हुआ है वो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो लोग खड़े पर्सन, इतने लोग जो खड़े थे, इनकी जो डिस्टेंस आपस में थी वो क्या थी वो नहीं देखा मैंने। इनके जो आपस में डिस्टेंस देखे थे 2 4 3 5 ऐसे थे, बट इनका जब एवरेज निकाला तो एवरेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, लेट्स से 3। और इसका जो एवरेज डिस्टेंस है, ये जो लोग खड़े थे उनके बीच की डिस्टेंस वाट एवर क्या रही वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एवरेज जब मैंने निकाला तो मैं क्या आया वैल्यू 2। तो इसके भी आप नहीं बता दोगे कि कौन ज्यादा कवर कर रहा है एरिया, ये लोग ज्यादा एरिया में कवर कर देंगे, ये लोग उसके उससे कम कर देंगे, ये सोल्व बताओ। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ। तो वैरियंस बेसिकली क्या बताता है कि हमारे जो डेटा, जैसे किसी भी कॉलम का वैरियंस निकालोगे तो ये बताता है कि वो कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो कैसे एक दूसरे से move- समझ गए ना। देखो तो हम आगे तो एक चीज और यहाँ से एक चीज सामने आता है कि हमारी वैरियंस, अब एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए बताओ। जैसे आप किसी भी कॉलम को बेटा, लेट से C1 C2 C3, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल कॉलम है, ठीक है। अब सारे कॉलम की जितने भी कॉलम्स हैं, सारे कॉलम में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि वैरियंस क्या हो, 0 हो या ग्रेटर देन 0, क्या एक्सपेक्टेशन होती है सोच के बताओ। सब लोग सोच के बताओ, 0। यदि किसी कॉलम के अंदर 0 है वैरियंस, मतलब क्या है बताओ। यदि किसी भी कॉलम की वैल्यूज 0 है उसका मतलब क्या है बताओ। उसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी डेटा एक ही है, पूरी ये वैल्यूज 0 तब होगी जब वैल्यू पूरी की पूरी क्या, एक भी वैल्यू चेंज हो जाता है ना बेटा तो ये वैल्यू एक। तो यदि किसी भी कॉलम का वैरियंस 0 है, मतलब वो कॉलम के अंदर पूरी की पूरी डेटा क्या है आपकी सेम है, उसको वो कॉलम कोई काम की नहीं है, उस कॉलम को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर, उसकी कोई नीड नहीं है। जो भी कॉलम जिसकी वैरियंस 0 आ गई है, देखो अब मैं तीसरे स्टेप पे चल रहा हूँ, हम यहाँ पे कर रहे कॉलम सिलेक्शन, इसको टेक्निकली कहा जाता है फीचर सिलेक्शन। हम कौन से कॉलम को अपने एनालाइजेशन पर्पज से रखेंगे, जिस कॉलम का हम फीचर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, उस कॉलम को अपने रिजल्ट सेट के लिए रखोगे जिस कॉलम की वैरियंस क्या हो, ग्रेटर देन 0। टेक्निकली समझ में आया या नहीं है बताओ आप सबको। जिस भी कॉलम का जिस भी कॉलम की वैरियंस 0 हो रहा हो उस कॉलम को नहीं रखेंगे एनालाइजेशन, तो जस्ट रखो। जैसे जस्ट देखो मैं बताता हूँ, जैसे आप एक एक क्लास एक किसी क्लासरूम में गए, उसमें जितने भी बच्चे थे वो सारे बॉयज थे, आपको पता है कि सारे के सारे बच्चे क्या बॉयज हैं, तो उसमें जेंडर नाम का कॉलम बनाने की कोई जरूरत है, जब आपको बताइए कि सब बॉयज हैं तो क्या जरूरत है उस कॉलम का। एनालाइजेशन आप जो भी रिजल्ट आ रहा है एक ही चीज के लिए हो रहा है, बॉयज गर्ल्स कॉलेज है उसमें पता है सभी के सभी बच्चे जो है गर्ल्स हैं, तो आपको वहां पे एक अलग से कॉलम जेंडर बना के गर्ल्स के लिए एनालाइजेशन करना तो मतलब नहीं रह जाएगा, पता है एक ही ग्रुप के लिए बात की जाए तो उस कॉलम की नीड नहीं है। समझ में आया ना। तो ये हम बात की कि फीचर सेलेक्ट, जैसे हमारे पास मल्टीपल कॉलम है, जैसे सपोज करो, जैसे हमारे पास C1 से लेके CN तक और कॉलम मल्टीपल हो सकते हैं, 100 नंबर ऑफ कॉलम लेट्स से, तो हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग चेक करना है कौन से कॉलम हमारे एनालाइजेशन पर्पस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो उस कॉलम को आप अपने एनालाइजेशन के लिए रखोगे जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 नहीं। मुझे आया नहीं है सबको बताओ। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि हमारे कॉलम का जो वैल्यूज हो ग्रेटर देन 0। समझ में आ नहीं है बताओ सब लोग, ये सब। और ये डेटा की वैल्यू जितनी ज्यादा रेंज चेंज होती रहेगी उतना ज्यादा वैरियंस हाई होता चला जाएगा, है ना। तो हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि, और यदि वैरियंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है मतलब क्या हमारे डेटा बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। अब समझ डेटा के अंदर आउटलायर होता, लेट्स इसके अंदर आउटलायर होता, इस डेटा की वैल्यूज कितनी होती, बहुत ज्यादा हाई होती, नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है ना, तो देखो ना यदि आउटलायर होता तो वैल्यू और बड़ी होती ना। अरे ये फार्मूला लगाओगे तो फिर ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी ना, कर तो रहे थे ये सब फॉलो, एक वैल्यू और आएगी तो उसका वैल्यू बड़ी तो हो जाएगी। तो ये हमने बताया आपको एक तरीका, ये दूसरा तरीका है। तो आपने क्या देखा, वेरिएंस जो है बेसिकली आपको पहले तो आपके डेटा को डिस्पर्सन में हेल्प करता है, दूसरी चीज है वेरिएंस के थ्रू अपने कॉलम को भी सिलेक्ट करते हैं कि हम अपने एनालाइजेशन के लिए कौन से कॉलम को अपने रिजल्ट के लिए रखें। दूसरा है एक और तरीका बेटा, उसकी बात कर लेते हैं, और तरीके यूज करते हैं, दो कॉलम के बीच में चली गई। अब एक तो होता है, अभी देखो फीचर इंजीनियरिंग के लिए दो, फिर से बता लिख देता हूँ आपको। फीचर इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली आपने क्या किया, तो
तो आपने वेरिएंस को डिसाइड किया कि वेरिएंस, इसे वेरिएंस, जो मैं कह रहा हूँ ना कि वेरिएंस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसी को टेक्निकली क्या कहा जाता है, वेरिएंस थ्रेशोल्ड। मतलब होता है बाउंड्री, वेरिएंस थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन हमेशा। एक तो तरीका ये है। दूसरा है फीचर इंजीनियरिंग के लिए कोरिलेशन के भी यहाँ पे चेक, आपस में फॉर्म का क्या चेक करते हैं, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है समझ, जैसे लेट से हमारे पास एक कॉलम होता है C1 C2, हमारे पास मल्टीपल कॉलम होते हैं, ये वो लेट से कि भी हम मल्टीपल। तो यदि सभी कॉलम के बीच की कोरिलेशन चेक कर, लेट से सभी के बीच की आपस की कोरिलेशन चेक कर, आपस की कोरिलेशन चेक करना है, तो कोरिलेशन हमेशा ना दो कॉलम के बीच में देखी जाती है। हमेशा जो कोरिलेशन होता है वो दो कॉलम के बीच में, जैसे कि लेट से हम ऐसे करना चाह रहे हैं, जिसमें यदि हमें कोरिलेशन चेक करना है तो पहले हम C1 का C2 से, फिर C1 का C3 से, फिर C1 का, जितने कॉलम होंगे सभी से चेक करेंगे। और कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा माइनस वन से, हमेशा कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, -1। तो -1 कब होती है, 1 कब होती है, तो बताओ। जैसे लेट्स से हमारे पास एक कॉलम होता है एक्स, दूसरा कॉलम होता है वाई। एक्स की वैल्यू होती है 4, 6, 8, 10, लेट्स से ऐसा होता है। इसकी वैल्यू होती है 1, 5, 9, 14, और ये लेट्स से ये डेटा होती है। तो अब देखो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आगे जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्स और वाई जैसे दो कॉलम है, दोनों कॉलम एक के रेस्पेक्ट में दूसरे भी बढ़ रही है, जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, देखो एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। तो यदि दोनों एक साथ इंक्रीज कर दो, इसे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ऐसा हो, अब यदि एक्स इंक्रीज हो रहा होता है सेम टाइम वाई डिक्रीज हो रहा होता है, इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चाहे पॉजिटिव वाला हो या तो निगेटिव वाला, दोनों ही होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, दोनों ही अलाउड है। बट ये समझ में, पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन से बस इतना फर्क है कि पॉजिटिव कोरिलेशन जो होते हैं वो एक दूसरे, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, पर जबकि जबकि निगेटिव और इसका जो एक एक ओवरलैप, इसमें दिखा देता हूँ बहुत सारे ग्राफ कमेंट्री में ना, आपसे ग्राफ दिखा के पूछा जाता है, दिखाता हूँ ग्राफ से समझना होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन दिखा। विकीपीडिया से हमेशा फॉलो करना चाहिए, हमेशा विकीपीडिया देखो, बाकी जितनी वेबसाइट है गलत इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। वैसा विकीपीडिया, जब भी किसी चीज को सर्च करो तो उसकी विकीपीडिया से देखो आप, बहुत अच्छा है। हाँ, सबको ग्राफ दिख रही है, सबको ग्राफ दिख रही है ना। अब मुझे हम लोग, ये जो कोरिलेशन है फर्स्ट वाला जो आपके सामने प्लॉट दिख रहा है, फर्स्ट वन, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन, लेट्स से ये हमारा एक्स रहा है, ये वाई है, तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, सब लोग देख के बताओ। पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये सोलो सबको ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ सब। अगला जैसे ये देखो, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वाई भी वैसे वैसे बढ़ रहा है, दूसरा भी वही पॉजिटिव कोरिलेशन है। यस, इसको बताओ, ये कैसे बताओ, निगेटिव, एक्स, एक्स बढ़ रहा है, हाँ समझ गए ना। इसी तरह से जितने भी, अच्छा इसमें कोई कोरिलेशन है, तो ये कोरिलेशन है ही नहीं बेटा, ये आपस में कोरिलेशन इसमें नहीं है। जब भी डेटा ऐसे हो तो आपस में कोरिलेशन नहीं है। तो देखो, अब कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए ना बेसिकली देखो, मैं बता दूं आपको, जब भी किसी भी डेटा में ऐसे ग्राफ ग्राफ दिखा के आपसे पूछा जाता है, इसमें देखो कोरिलेशन नहीं है, इसमें उसको कोरिलेशन है बट निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है ना सब देख के। अब प्लॉट देख के समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे बताओ। हम्म, हाँ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ग्राफ दिखा के, कोरिलेशन देख के बताओ। तो देखो कोरिलेशन ना बेसिकली, जो कॉलम के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो कैलकुलेट किस भी यहाँ पे किया जाता है, देखो दो तरीका होता है।
किसी भी कॉलम में जब कोरिलेशन चेक करना हो तो पहले वो देखो कि डेटा सेपरेबल कैसा है, डेटा कैसे सेपरेबल है। तो डेटा का जो सेपरेशन होता है दो तरीके से होता है। मैं पहले कोरिलेशन चेक करने से पहले कोई डेटा का सेपरेशन चेक करना हो। देखो फोन चलाते रहोगे ना मेमोरी पे, कुछ ना समझ आएगा, कुछ भी ना समझ आएगा, इतना आसान चीज होता है ना बेटा। तो बस तो हो ही जाती सब कुछ। सभी हम डेटा साइंटिस्ट ही बने होते बैठे होते, हम ना यहाँ पढ़ा रहे होते ना आप यहाँ पढ़ रहे होते। सब बिल्कुल फटाफट डेटा साइंटिस्ट ही बन गए होते अब तक। डेटा कोड जब भी आपको, सॉरी, डेटा सेपरेशन चेक करो, डेटा का सेपरेशन। डेटा सेपरेशन मतलब क्या होता है, डेटा कैसे सेपरेट सेपरेट हो रखा है आपस में। तो देखो डेटा दो तरह से सेपरेशन होता है, एक होता है लीनियरली सेपरेबल, लीनियर सेपरेबल या सेपरेशन कुछ भी लिखो, और एक होता है नॉन लीनियर सेपरेबल, है ना। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि नॉन लीनियर, इस लीनियर और नॉन लीनियर कब का होगा बताओ, थोड़ी आइडिया हो तो बताओ, लीनियर और नॉन लीनियर कब का है। when we are saying that linear, when we are saying that non-linear, कैसे चीज डिसाइड करो। देखो देखो, आपको एक सेकंड बस दो मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिनियरली सेपरेबल कब का होता है, जब देखो कोई दो डेटा सेट है, कॉलम C1 कॉलम C, इस पे जब हम फ्लोटिंग की, तो फ्लोटिंग करने के बाद जो डेटा की स्कैटर प्लॉटिंग के से ड्रा करते हैं, तो स्कैटर प्लॉट ड्रा करने के बाद डेटा कुछ ऐसे दिख रही है। तो जिस डेटा पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सको, जिस डेटा पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सको, उसे कहा जाता है लीनियरली सेपरेबल। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियरली सेपरेबल। समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियरली सेपरेबल, है ना। जिस भी डेटा पे जिस भी डेटा पे आपको ये चेक करना हो, लेट से ये करना चेक हो कि लीनियरली सेपरेबल है या नहीं, तो उसको सिंपली क्या करो, आप क्या सिंपली क्या करो कि उस डेटा पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए। जिस डेटा पे स्ट्रेट लाइन ड्रा पॉसिबल हो, और स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रा होना चाहिए कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट इस लाइन के नियर बाई होना चाहिए, नियर बाई। यदि ऐसा पॉसिबल है दैट इज कॉल्ड लीनियर। जब डेटा लीनियर सेपरेबल होता है तो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन। यदि डेटा लीनियरली सेपरेबल होता है तो जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन। मैं अभी सब दिखाता हूँ, एक सेकंड क्या पियर्सन कोरिलेशन। क्योंकि डेटा नॉन लीनियर सेपरेबल है तो हम क्या यूज करते हैं, एक्समेन कोरिलेशन। देन वी आर यूजिंग अनदर वन दैट इज कॉल्ड एक्समेन कोरिलेशन, एक्समेन कोरिलेशन। अब आप यहाँ पे देखो और समझो कौन सी डेटा लिनियरली सेपरेबल है बेटा, कौन सी डेटा नॉन लिनियर सेपरेबल, इसीलिए दिखाया। देखो क्या ये जो आपके सामने डेटा दिख रही है, क्या ये लिनियरली सेपरेबल है या नहीं बताओ। बिल्कुल है, इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रा हो सकता है मैक्सिमम डेटा पर। क्या ये लिनियरली सेपरेबल है, अप्रोक्सीमेट है, इसको कह सकते हो, नहीं ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं है ये है, ऐसे करो तो हो सकता है, ये भी है लिनियरली सेपरेबल। स्ट्रेट लाइन से कैसे नहीं कि सीधा ही जाएगा, कैसे भी हो सकता है। इस क्या ये लिनियरली सेपरेबल है बताओ, ये लिनियरली सेपरेबल है, नहीं हो सकता, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जो नॉन लिनियर सेपरेबल है उसको पियर्सन कोरिलेशन की जगह पे क्या यूज करोगे, एक्सपोनेंशियल कोरिलेशन। समझ में आया नहीं आया, सब लोग बताइए, सब लोग बताओ, यस ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया नहीं आया। तो ये डिसाइड करेंगे हम डेटा के सेपरेशन के लिए, आप यदि डेटा की सेपरेशन लिनियर है तो यूज करेंगे डिफरेंट, ठीक है। तो देखो देखो ये सब ना आपको आपको मतलब खुद से नहीं करना है, ये सारी चीजें हमारी लाइब्रेरी करके देगी। बट आपको इंटरव्यू में पता होनी चाहिए कि कब कौन सा कोरिलेशन यूज होता है। तो कोरिलेशन क्या है, वट कैलकुलेट करोगे, चाहे वो पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट हो या एक्सपोनेंशियल कोरिलेशन, हमेशा जो वैल्यू आएगी वो -1 की से 1 की बीच में, हमेशा।
तो हम क्या कब क्या है, देखो यदि किसी कॉलम की जैसे ये हमेशा कॉलम C1 C2 के बीच के ही चेक करोगे। यदि कोई यदि दो कॉलम के बीच में कोरिलेशन आपने कैलकुलेट किया और कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्टली -1 आ रहा है, इसे कहोगे क्या, निगेटिवली हाईली कोरिलेशन, निगेटिवली हाईली कोरिलेशन कोरिलेटेड है ना। दो कॉलम आपस में हाईली कोरिलेटेड है। यदि पॉजिटिव यदि एग्जैक्टली 1 आ रहा है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड, पॉजिटिव या हाई पॉजिटिव हाईली कोरिलेटेड, समझ में आया। यदि नियर बाई 1 है तो हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, यदि नियर बाई -1 है तो देन वी कैन से नेगेटिव कोरिलेशन, नियर बाई 0 है तो देन वी कैन से, यदि दो कॉलम के बीच में वैल्यू नियर बाई 0 आ रहा है, नियर बाई 0 कब काउंट बताओ, लेट्स से इसे बताना हम लोग, जीरो जैसे दो कॉलम के बीच में कोरिलेशन वैल्यू 0.6 है, 0.6 1 के नियर बाई है, 1 या 0 के नियर बाई है, बताना। 1 के नियर बाई है, मतलब ये दोनों कॉलम जो है कैसे कोरिलेटेड बताओ, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन हुई ना। और यदि -0.6 होता तो बताओ किसके नियर बाई होता, -1, तभी निगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव चाहे व्हाटएवर कोरिलेशन हो, इंपॉर्टेंट है। बट यदि सपोज लेट्स से कि यदि नियर बाई 0 होता, लेट्स से यदि कोई कॉलम का जो कोरिलेशन आपने कैलकुलेट किया और वो कोरिलेशन की वैल्यू नियर बाई 0 आ रही है, लेट्स से कि 0.4, हेलो, हेलो, हाँ सुनना। हाँ ठीक है, क्या सुनो यार, ओवर किसी का हो गया है चलो। ठीक है, तो एक बार सुनो, यहाँ पे नोटिस करें ये चीजें मैं बता रहा था आपको कि यदि देखो दो कॉलम की कोरिलेशन की वैल्यू यदि आप नियर बाई 0 लेके आए, सिंपल क्या समझो कि देयर इज नो इनइक्वालिटी। समझ में आया नहीं है, बताओ सबको। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन बिटवीन टू कॉलम्स एंड इफ इट्स शोइंग 0.6 दैट मींस पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब वो कॉलम काम की है। यदि कोई कॉलम, ध्यान सुनो, जैसे लेट्स से हमारे पास 50 कॉलम होता है, वी हैव टोटल 50 नंबर, तो हर एक कॉलम को निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली, एक एक करके, जैसे C1 C2 C3 इस तरह से C50 तक कॉलम है। तो हर एक कॉलम को आपस में चेक करना पड़ेगा, C1 को C2 से, फिर C3 से, फिर C4 से। यदि ये कॉलम जो है सभी से कोरिलेशन की वैल्यू नियर बाई 0 आ गई, मतलब ये कॉलम बाकी किसी से कोरिलेटेड, इस कॉलम को भी हम क्या करेंगे, किसी भी कॉलम को, जो कॉलम जिस कॉलम से, जिसे देखो C1 को हमने लिया और C1 को C2 से चेक किया, फिर C2 को C3 से चेक किया, फिर C3 को इस तरह से, तो C1 को सभी से जब चेक करने के बाद हमने ये फाइंड किया कि C1 से बाकी सभी जो कोरिलेशन की वैल्यू नियर बाई 0 आ रही है, नियर बाई 0 आ रही है, मतलब ये जो कॉलम, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि नियर बाई 0 सभी से कैलकुलेट करके चेक किए और यदि वैल्यू नियर बाई 0 आ रही है, मतलब दैट कॉलम इज नॉट, तो कॉलम को क्या कर सकते हैं सिंपली, कॉलम को क्या कर सकते हैं सिंपली, अब जिसकी वैल्यू C1 के साथ तो क्या है, तो कॉलम हो गई, आया समझ में। दूसरी कॉलम की कॉम्बिनेशन की वैल्यू नियर बाई 0 आ रही है, कॉलम को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, समझ में आया। दिखाता हूँ, देखो अभी आउटपुट देखो, तो आउटपुट जैसे ये डेटा था ना आपका, इसको कोरिलेशन, इस कॉलम, इसके सारे कॉलम की यदि कोरिलेशन चेक करना हो, देखो ये हमारी डेटा थी, इसके डेटा के अंदर कितने कॉलम थे, 33 कॉलम थे ना, देखो अभी तो हमें आइडिया, हाँ अब देखो कोरिलेशन चेक करना, तो डीएफ डॉट फॉर, देखो इस सारे का कोरिलेशन बता देगा, देखो बता रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले पहले डायग्नोसिस का यहाँ पे समझना, डायग्नोसिस का किससे किया, देखो डायग्नोसिस के साथ, खुद के साथ कोरिलेशन की वैल्यू कितनी है बताओ, मतलब ये दोनों आपस में वेरी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो खुद के साथ सबका वन ही होता है। देखो रेडियस मिल का, रेडियस मिल से वन, सेक्शन मिल का, सभी खुद के साथ सबका वन होगा, हाँ वन ही आएगा। बट देखो डायग्नोसिस का रेडियस मिल से कितना आ रहा है, देखो 0.7, मतलब वन के नियर बाई है, मतलब ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। इसको इससे देखो, ये किसके नियर बाई आ गया है, अभी अभी तो सिर्फ एक के रेस्पेक्ट में आया है, अभी एक के रेस्पेक्ट, मतलब डायग्नोसिस और डायग्नोसिस, बाकी देखो इसके बीच में देखो कितना है, ये इसका देखो वन के,
फिर इसको देखो, दो कॉलम के साथ जीरो आ चुकी है। इसी तरह से सबके साथ चेक करो, तो एक टाइम आएगा जब देखो हमारे पास 50 कॉलम से हमारे पास 10 कॉलम है, 10 कॉलम में 8 कॉलम के साथ ऐसी कोरिलेशन की वैल्यू यदि है, दो कॉलम के साथ नहीं होगी, तो इस कॉलम हमारे काम की होगी। और यदि अपोजिट होता है कि दो कॉलम के साथ कोरिलेशन होता और 8 के साथ नहीं होता, कॉलम को ड्रॉप करो। तो क्या लिखा था? कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे पास जो कॉलम है वो टोटल कितने कॉलम है, 33 कॉलम। कॉलम ये तो बता रहा था कि टोटल कॉलम कितने हैं, डीएफ डॉट स्टेप चेक करो, लिखा भी ऊपर में है, देख सकते हो। तो ये सारे कॉलम हमारे काम के नहीं है, इतने सारे कॉलम आपको जो दिख रहे हैं ना, तो सारे हमारे काम के नहीं है, हमें देखना होगा कि कौन से कॉलम हमारे काम के हैं और कौन से कॉलम नहीं है। हाँ, पहले अभी डेटा क्लीनिंग पढ़ रहे हो, भूल जाते हो क्या बीच बीच में सब। हम पढ़ रहे हैं डेटा क्लीनिंग, तो डेटा क्लीनिंग अभी दो काम, तीन काम कर चुके हैं। तो नल वैल्यू हैंडलिंग पढ़े हो, डुप्लीकेट डिलीशन पढ़े हो, अब क्या कर रहे हो, फीचर सिलेक्शन जाते हो। हाँ, इसे फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग में हम वो फीचर सेलेक्ट करते हैं जो हमारे काम की है, जो फीचर हमारे काम की नहीं है, या जिस फीचर से हमारे एनालाइजेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस फीचर को क्या करेंगे। तो अब हम फीचर सेलेक्ट करने के लिए दो तरीका मैंने बताया, एक क्या, सभी कॉलम अब सभी कॉलम के वेरिएंस डिफॉल्ट चेक करो, यदि किसी कॉलम का वेरिएंस जीरो आ रहा है, कॉलम कोई काम के लिए, उसको आप ड्रॉप करो विदाउट कोरिलेशन चेक। यदि जीरो आ गया उसको सीधा डिलीट करो, कोरिलेशन चेक मत करो। बट यदि वेरिएंस सबका हाई आ रहा है तो उसको जीरो से ग्रेटर, तब नेक्स्ट काम क्या चेक करो, कोरिलेशन। ये दोनों, ऐसा नहीं कि एक चेक होता है एक नहीं, दोनों चेक करना पड़ता है मैं डेटा पे। अब कोरिलेशन चेक करेंगे, तो कोरिलेशन में हमारा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि हर एक कॉलम आपस में कोरिलेटेड होना चाहिए। यदि किसी भी कोरिलेशन की वैल्यू नियर बाई जीरो आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव हो, इंपॉर्टेंट नहीं, यदि नियर बाई जीरो आ गए तो हम कॉलम हमारे पास। समझ में आया? अब तो यही तो समझा रहा हूँ, यही ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो मैं पहले कोर सब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा यार, सीधा ही कैसे समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ लोग देखो, इस जैसे एक तो है कि टेबल के फॉर्मेट में डेटा आ रही है, किसी को कुछ लोग चार्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे समझ में आता है। देखो एक तरीका और है, एसएनएस डॉट हीट मैप। हीट मैप बेसिकली हमारी कोरिलेशन को अच्छे से बता पाता है, डी डॉट कॉर, उसके लिए इसको पास देखो, इट लुक लाइक समथिंग दिस, ऐसा दिखेगा देखो। तो इसमें देखो, इसको ना इससे समझना है देखो कैसे। देखो ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये कोरिलेशन क्या दिखा रहा है, जीरो से। इसमें जहां जहां ये वाली कलर है, इसको देखो और समझो कॉलम कोरिलेटेड नहीं है। बट क्या पॉसिबल है ये कि एक एक करके चेक करूं? बताओ सब लोग सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि ये ग्राफ भी मैंने जब दिखाया, 2 4 10 कॉलम होता तो ये इससे समझ पाते। क्या हम 30 कॉलम तो बहुत छोटा है, अभी हम डेटा ये दिखाएंगे उसमें 300 कॉलम है बेटा, 300। तो क्या पॉसिबल है ऐसे कि आप इसको इस टेबल को देख के समझ लो, या फिर इस नोट को देख के समझ लो, एक करके पॉसिबल है चेक करना। तो अब यहाँ पे आएगा यूज पाइथन का, पाइथन के लूप के थ्रू चेक करेंगे, तो वो कौन सा कॉलम है जिसको रिलेशन की वैल्यू नियर बाई जीरो है, उस कॉलम को कॉलम को नियर बाई जीरो, कॉलम को हम डिलीट करेंगे, इसका जो जीरो नहीं है उसको करेंगे। समझ में आया नहीं आएगा? क्या तो हाँ, डेटा का यूज करेंगे तो हाँ, हाँ, कोरिलेशन। अब आगे पढ़ोगे आउटलायर एंड बहुत ज्यादा रेंज में है, वो एक रेंज में है, डिलीट तो कर ही नहीं सकते आउटलाइन को, डिलीट तो है। हाँ, अब हम करेंगे आउटलायर्स को एक रेंज, जेड स्कोर जो ऊपर लिखे थे ना स्टार्टिंग में, उसके पहले ये सारा काम करना पड़ेगा। और हम डेटा को स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगी हमारी, क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या करेगा, डेटा किस रेंज में है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको देख करेंगे। जैसे 10 पे डेटा 100 के बीच में थे और कुछ डेटा अलग अलग थे, तो ये क्या करेगा, सभी डेटा को एक तो जब इस पे डेटा स्कोर लगाओगे ना, जैसे क्या करेगा, एक मतलब जैसे 0 1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया था विदाउट डेटा डिलीट किए, उसी तरह से आप स्टैंडर्डाइजेशन क्या करेंगे करेंगे तो क्या होगा, डेटा डिलीट नहीं होगा, उसमें डेटा ट्रांसफॉर्म। समझ में आया ऑनलाइन में सबको? तो अभी हम डेटा के 3 पार्ट
ये इसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल बता देंगे। जो आपको ये चीजें हमने जो अभी जो आपको सामने दिखा रहा हूँ कोरिलेशन, जो कोरिलेशन की जो वैल्यू है इस कोरिलेशन को नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ये सारा काम हमारे पाइथन से होगा। ये जो आपको सामने फ्लोटिंग दिख रहा है ना, ये सब कुछ काम नहीं आता। ये जो सीबॉन से फ्लोट व्लोट देख रहे हो ना, ये ईडीए नाम लोग कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। से कुछ पता नहीं चलता, ये देख के पता चल जाएगा आपको। इंटरव्यूअर को दिखाओगे ना ये प्लॉट, तो कहेगा कि हाँ भाई साहब बता दो, आप ही बता दो ना। एक टेबल यदि मैं आपके सामने दिखा दिया तो इस टेबल को देख के आप ही बता दो कौन सा कॉलम को रिलेटेड, बता दो खुद देख के। बता पाओगे? बताओ कौन सी कॉलम पॉसिबल है, चेक करना क्या? नहीं पॉसिबल है। और ये तो छोटी डेटा सेट लिया हूँ, इंडस्ट्री में 500 रो, 500 कॉलम, 5000 रो, 5 लाख रो और 500 नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं एनालिसिस के लिए। पॉसिबल ही नहीं है कि मैनुअली कर पाओ। इसके लिए हमें लॉजिक देखना पड़ता है। बट लॉजिक कैसे दिखेगा सुनो अपने ध्यान से। ये डेटा देखो, एक ही समझना बेटा ध्यान से। ये डेटा जो है ना बेटा, ये ऐसे है, रो एंड कॉलम, 0 1 2 3 रो, इसमें 0 1 2 3। हम क्या करेंगे, अब लूप चलाएंगे रो वाइज। ठीक है, तो ये रो वाइज क्यों उठाएं, इससे क्या करेंगे, इसकी कोरिलेशन की वैल्यू, इसको कोरिलेशन और इसकी कोरिलेशन चेक करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नियर बाई जीरो है। फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। इस तरह से सभी को लूप चला चला के इससे चेक करते चले जाएंगे। यदि इन दोनों की कोरिलेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, सॉरी मतलब नियर बाई जीरो नहीं है, तो इस कॉलम पे लिस्ट के अंदर रखते चले। और जिस भी कॉलम की नियर बाई जीरो आ रही है उसको अलग लिस्ट में रखते चले जाएंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, वो लिस्ट डिलीट कर देंगे। जैसे अभी कॉलम डिलीट किए थे ना ऊपर में, अभी कॉलम डिलीट किए थे डीएफ डॉट ड्रॉप करके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो लिस्ट को पास कर देंगे। देखो अभी किए थे ना ड्रॉप, उस लिस्ट को पास कर देंगे जिस लिस्ट के अंदर कोरिलेटेड नॉट कोरिलेटेड समझ में आया नहीं आपको? यही काम करना है। इसको करने के लिए हमें पाइथन की जरूरत होगी। अनडिफाइंड है बट जनरली ना पांच करते हैं ये। हाँ मेन में वो है तो बहुत सारे। वो जब इंडस्ट्री में जाओगे ना तब देख के समझ में आएगा। बट जो मेजर है वो बता देता हूँ मैं आपको, जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है वो बता दिए हैं। तो मैं कोरिलेशन वाला विकिपीडिया भेज दिया, एक बार पढ़ना है इसको। और ये याद रखना है, इंटरव्यू पूछा जाता है कि किस डेटा पे कौन सा कोरिलेशन करना है। ये आपसे इक्वेशन कोई नहीं पूछेगा, फिर भी कल क्या होता है उनका, लेकिन पूछता नहीं है। बस ये पूछेगा आपसे कि लीनियर लीनियर सेपरेबल सेपरेशन क्या यूज होता है, नॉन लीनियर। तो ये आपको पता कर सकते हैं कि देखो कि लाइब्रेरी चरण कराओ। देखो ये जो डेटा थी हमारी, लिनियरली सेपरेबल थी या नॉन लीनियर थी, आपको पता चला इसमें भी एक साल 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर सबका कोरिलेशन कैलकुलेट करके दे दिया। ये आपसे पूछा थोड़ी क्या लगाना है, हमारी जो लाइब्रेरी आपसे नहीं पूछा कि आपको पियर्सन लगाना है या, वो खुद से सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर। हाँ, खुद से इंटरनली खुद से चेक किया कि डेटा कैसा है। बट अब जब तुम चाहते हो कि नहीं हमें खुद से चेक करना हो, तो यहाँ पे एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट ये ड्रा करके चेक कर लो, सारी डेटा की बता देगा कि कौन डेटा कैसा है, पेयर प्लॉट पूरे डीएफ पे। तो अब ये ड्रा कर देगा कि डेटा लीनियर सेपरेबल है या नॉन लीनियर। देखो ड्रा हो रहा है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तभी डेटा में हो रहा है, टाइम लेगा। मतलब आपको इतनी जल्दी क्या है? ठीक है 5 मिनट में इस पेपर लिख लो आप। ये है स्टैटिस्टिक्स, इसे पढ़ना है, पांडाज नंपाई सीबॉर्न मैटप्लोट्लिब। ये तो नॉर्मल बात है यार, ये तो जब मन करे तब सीख जाना, खुद से पढ़ लोगे। ये इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ रहे हो, ये इंटरव्यू में पूछेगा आपसे। अभी अब आपकी जो डेली चलेगा ना, ये ऐसे ही टॉपिक रहेंगे, मतलब अब आपके अगले वीकेंड भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैं। और मैं पांडाज नंपाई सीबोर्न वाले जो बच्चे जिनको दिक्कत हो रही है वो वॉरी ना हो, अभी स्टैट्स के कोर कॉन्सेप्ट को समझते चले जाएं। इसको मैं लाइब्रेरी को फिर से एक दिन क्लास में लिखा दे दूंगा, मैक्सिमम 1 से 2 क्लास या 3 क्लास लगेगी। पांडाज नंपाई सीबोर्न सब समझा देंगे। तो ये होने तो ड्राफ्ट हो रहा है, तब तक मैं आपको अटेंडेंस दे दूं।
तो ये स्टूडेंट थे बेसिकली। क्या केस हो? तो 2:30 बजे रख लेंगे, 2:30 बजे, या एक से ढाई, 1 से 2:30 रख के कंप्लीट करा देंगे, 1 से 2:30। आज नहीं, अगले वीकेंड में। मैं बता दूंगा कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, तो इसमें से हम लोग हैं दीपिका, आप आईडी बता दें, दीपिका। हाँ हाँ, 34, और किसी का अटेंडेंस रह रही हो 1803। बताएं नेम। अभिषेक, आईडी अभिषेक 19134। और कोई हमें से जिनका अटेंडेंस करते हैं आप बस आईडी रख दो, और किसी का। मतलब बेटा सॉरी, अभी ऐड करता हूँ, अभी अभी सबको ऐड करता हूँ। और किसी का अटेंडेंस रह रहा हो तो बता दें। लवली आपका हो गया है ना? लवली आपका अटेंडेंस भी नहीं है, आप बताएं अपनी आईडी। एक बार सेव कर लेता हूँ। अब आपको 19446 है क्या लवली? एक्स नंबर, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और किसी की जिसकी रह रही हो बताएं। और किसी की अटेंडेंस जिसकी रह रही है, पर देख लें आप, मैं नाम बोल रहा हूँ, पूर्वी, कमलेश, आनंद, गरिमा, आकाश, अभिषेक, राज, लवली, आनंद, आनंद दोबारा, ये कैसे हो सकता है? केशव, अमिता, भरत, मोहित, दीपिका, अभिषेक, और कोई? ठीक है, मैं आज के बाद यही कवर कर रहा हूँ। थैंक यू अगेन। मैं आपको एक फाइल फाइल भेज देता हूँ, एक बार पढ़िएगा। और एक चीज बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ना विकिपीडिया पे जो टॉपिक का नाम लेता हूँ बार 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 बार, उसको एक बार खुद से भी गो थ्रू हुआ करो। देखो बेटा, ये थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल पार्ट जरूर